Bismillahirrahmanirrahim. Bedari, today we are going to discuss IGCSE Physics 0625 E4 variant to November 24, one of the latest one. और यू विल सी इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मतलब आपने देखे होंगे और मैं पहले अपने फेवरेट क्वेश्चन करवाने लगा हूं ये जी आईजीसीएसई में थ्योरी पेपर P4 होता है, उनका एमसीक्यू P2 होता है और उनका एटीपी P6। क्वेश्चन नंबर 9 shows a wireless charging plate। वायरलेस चार्जिंग यूज होती है ना हमारी कई डिवाइस के साथ, मोबाइल के साथ। इन अ मोबाइल फोन द कॉइल वायर इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। The charging plate is connected to an AC alternating power supply. The power is turned on. Describe magnetic field around the charging plate in terms of magnitude and direction. देखो बेटा, alternating current इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है और इसकी डायरेक्शन भी। तो जब में करंट आएगा वो मैग्नेट, और जब करंट करेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी करंट डिक्रीज करेगा। क्या होता है, तो करंट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज और डिक्रीज होता जाता है, तो मैग्नीट्यूड चेंज और डायरेक्शन टर्मिनल ऑल्टरनेटिव में टर्मिनल भी चेंज होते हैं। जब टर्मिनल की होती है तो पोल्स भी मैग्नेटिक डायरेक्शन चेंज होती रही। तो बेटा एज ऑल्टरनेटिंग करंट changes magnitude and direction, so does the magnetic field। मतलब the magnetic field will have changing magnitude and direction, right? Magnetic magnitude और direction की चेंज होती जाएगी, ये आंसर लिखना, राइट? क्लियर बेटा जी? चले आगे। ओके, नेक्स्ट सेज उस मोबाइल चार्जिंग प्लेट के ऊपर एक मोबाइल लगती है। The charging coil and charging plate and coil in the mobile acts like a transformer. Explain why there is a current in secondary coil। एक बात बताऊं, ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल लिख दे वो आंसर है इसका, लेकिन कैसे लिखेंगे भाई? हमने इसको ऑल्टरनेटिंग करंट दिया ना इस कॉइल को, तो ऑल्टरनेटिंग करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, करंट आएगा, वो करंट चेंज होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है ना, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते एक और चीज चेंज होती है, फ्लक्स। तो यानी जो उसका इफेक्ट या फ्लक्स यहां तक पहुंचेगा वो भी चेंज, और किसी भी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज हो सेकेंडरी कॉइल में, राइट, तो उसके अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाता है। तो ड्यू टू चेंजिंग alternating current in primary coil, magnetic field and magnetic flux through secondary coil change। और बेटा किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उसके अंदर ईएमएफ, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड is induced in secondary coil, और ईएमएफ आ जाए तो which causes the current, राइट बेटा जी? खाली ईएमएफ तक नहीं छोड़ सके, करंट क्यों है, ईएमएफ आएगी तो उससे करंट आए, राइट? अब अगला भी कह रहे suggest why transformer made from the charging plate and mobile phone is not 100% efficient। जब वो खुद कह रहे 100% एफिशिएंट नहीं, इसका मतलब एनर्जी कहीं वेस्ट हो रही है, और वो सबसे ज्यादा किस फॉर्म में वेस्ट होती है? हीट। तो अब एनर्जी इज वेस्टेड एट हीट, ये लिख देना।
तो मैं एक बात बताऊं, मैंने ना पेपर चेक करते बच्चों के इसके नंबर दे दिया, लेकिन ये आधी बात है, कैमरे जो हो सकता है नंबर ना दे। आपने वो हीट की रीजन बतानी है। वो हीट कहाँ आएगी? वायर्स में, कॉइल में। ठीक है, तो सम एनर्जी इज वेस्टेड एज हीट इन कॉइल्स और वायर। अच्छा, एक और खास बात नोट करूं, देखो बेटा, जब इस कॉइल में जो प्राइमरी नीचे वाली कॉइल है, करंट आएगा, मैग्नेट तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तो बताओ वो सारा फ्लक्स मोबाइल तक जा रहा है। देखो मैं ना, कमरे में बैठे हुए बच्चे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ उन्हें सुनाने के लिए, लेकिन जहां दूसरी चेयर खाली पड़ी हुई है, मेरी साउंड तो उधर भी जा रही है, वो तरफ जा रही है, मैं तो सिर्फ बच्चों को सुनाना चाह रहा हूँ। इट मीन्स जो सराउंडिंग में जा रही है वो एनर्जीज वेस्ट हो रही। राइट बेटा जी? तो उसका आंसर क्या हो सकता है कि नॉट ऑल द फ्लक्स। दूसरा आंसर, नॉट ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज मोबाइल। यानी थोड़ा फ्लक्स, ये भी कह सकते हैं कि ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लक्स रीचेज द मोबाइल, बाकी का नहीं पहुंच रहा, तो वो एनर्जी वेस्ट हो रही होती। राइट बेटा जी? नेक्स्ट सी पार्ट, मोबाइल फोन बैटरी कैन बी रिचार्ज यूजिंग प्लेट एंड स्टोर्स इतनी एनर्जी। When fully recharged, the current in this current I and output voltage is V. Determine the time taken to fully recharge a completely uncharged battery. राइट बेटा जी? तो हमें उसे पूरा चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा, यानी इतनी एनर्जी लाने में। बी और आई दिया है बेटा, हमारे पास कई मेथड है। और आई दिया तो एक तो हम क्या करें कि पावर का फॉर्मूला लगाएं, V इंटू आई, और पावर होता है एनर्जी ओवर टाइम, तो फिर एनर्जी होगा पावर इंटू, तो एनर्जी गिवन है, पावर फाइंड करके यहां से टाइम फाइंड कर ले, ये भी है। और एक आई वुड सजेस्ट कि पावर के फॉर्मूला वी आई को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, वो एनर्जी आ जाएगी। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला है ना पावर के, वी आई आई स्क्वायर आर बी स्क्वायर ओवर आर। बेटा इन सब को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी बी स्क्वायर टी ओवर आर, ये सब फॉर्मूला बन जाएंगे एनर्जी के, इक्वल टू एनर्जी। राइट? क्या हमें वी आई दिए तो ये, आप दोनों इस तरह कर ले जो मैंने साइड में बताया, चॉइस इज योर्स। वोल्टेज 12 है, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई टाइम। टाइम अगर यहां से आप सोल्व करेंगे तो ये 5950 सेकेंड्स, जिसको आप तकरीबन 6000 भी कह सकते हो, तो ये सेकंड में है। मिनट और आवर में करना तो वो आपकी मर्जी है, स्ट्रेट में आंसर यही है। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेटा आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो ये गिवन है, करंट 0.63 60 37.8 कूलम विल बी द आंसर। ये मैंने ये एलजीएस की ब्रांच के, तो उसमें ये क्वेश्चन था, मुझे आंसर रट गया। राइट? तो दिस इज कंप्लीटेड। अगला क्वेश्चन में एक पार्ट ऐसा है जो आप में से 95 बच्चों से नहीं होना था, हाफ लाइफ वाला, और वो बड़ा आउट ऑफ रूटीन है। ठीक है, ये इसलिए पहले मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मेरे फेवरेट है, देन आई विल आस्क यू कि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन करवाना चाह रहे हो आप लोग। तो इट सेज कि कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव वो होता है जो अनस्टेबल हो, इसके न्यूक्लियस क्या हो, देखिए कार्बन इज नॉट रेडियो एक्टिव, नहीं है, इसका मतलब वो ये स्टेबल है, ये कम नहीं होगा।
एक्सप्लेन हाउ एन एटम ऑफ डिफर्स फ्रॉम कार्बन 12। कार्बन 14 कैसे फर्क है? इट हैज 8 न्यूट्रॉन्स, एन फॉर न्यूट्रॉन, इट हैज 6 न्यूट्रॉन्स, इतना भी काफी है। वी कैन से कार्बन 14 हैज 2 मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू कार्बन 12। राइट बेटा जी? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर। बेटा मैथ भी लिख दे, मैथ नंबर, वो मैथ नंबर एक्चुअली न्यूट्रॉन की वजह से है ना। इट हैज 2 मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू दिस, कार्बन 14 हैज। वो आपने फिर दोनों के लिए बताना है ना। देखिए आप दो बताना है तो आप ये भी तो बता रहे हो कि वो दो नंबर आप न्यूट्रॉन नंबर बता रहे हो, तो ये भी एक मार्क इसका कि आप न्यूट्रॉन को मेंशन कर रहे हो कि आइसोटोप में न्यूट्रॉन नंबर ही डिफरेंट हो। राइट? तो 2 मार्क मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। अच्छा जी, बाकी तो मैथ्स नंबर उसको भी नजर आ रहा है कि 14 और 12 है, तो ये तो नहीं पूछेगा कि आप कहते हैं मैथ्स नंबर 2 ज्यादा है। वो मैथ्स नंबर 2 क्यों ज्यादा है? इट हैज 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, कार्बन 14। अब अगला जो पार्ट है ना, वो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज पूरी बुक में, पेपर में कई दफा एक पार्ट ऐसा होता है जो बड़ा रेयर कोई बच्चे करते हैं, वो ये है यहाँ। पहले हम पढ़ लेते हैं जरा। कह रहे लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन बोथ कार्बन 12 एंड कार्बन 14। द रेशियो ऑफ कार्बन 14 टू कार्बन 12 इज दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेशियो कार्बन 14 का मतलब, पहले कार्बन 14 का नाम दिया है। अगर कार्बन 14 एक है तो कार्बन 12 के इतने होते हैं। अच्छा, ये 10 की पावर 12 ट्रिलियन को कहते हैं। मतलब समझने के लिए, अगर 1 ट्रिलियन न्यूक्लियाई है ना कार्बन 12 के, तो उनमें से एक कार्बन 14 का होगा। इतना रेयर होता है। कार्बन 14 अनस्टेबल है और इसकी हाफ लाइफ है 5700 ईयर्स। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, नो कार्बन इज एब्जॉर्ब। जब वो कोई खाएगा, जिंदा होगा, जब वो डाई हो जाता है, तो हमारा फूड भी ऑर्गेनिक है, तो अब ये ज्यादा नहीं होती। तो अमाउंट ऑफ कार्बन 12 इन द डेड ऑर्गेनिज्म रिमेन फिक्स। ये फिक्स रहती, क्यों? कार्बन 12 तो है ही स्टेबल। राइट बेटा जी? तो डिस्क्राइब हाउ द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 डेड ऑर्गेनिज्म में डिक्रीज होती है। तो कैसे? वी विल से कि कार्बन 14 हैव अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अच्छा, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं? दे एमिट रेडिएशन, अल्फा बीटा या गैमा। ये वैसे बीटा करती है, आप रेडिएशन का नाम लिख लें सिर्फ, अल्फा बीटा गैमा ना कहें। कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन 14 एमिट रेडिएशन, और क्यों करेंगे एमिट? टू कन्वर्ट इनटू, अब जब वो कन्वर्ट हो जाएगी वो एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। अब कार्बन 14 नहीं देगा, वो नया देगा। इसका मतलब इसका नंबर कम होता जाता है। जैसे शादी वाले मौके पर जब खाना खुलता है और टेबल अगर खाने के अलग लगाए हो, तो शुरू में रश ज्यादा होता है, लेकिन जो जो लोग अपने प्लेट्स फिल करते जाते हैं तो रश कम होता जाता है। तो कार्बन 14 क्या है? ये स्टेबल कन्वर्ट हो जाते, ये किसी रेडिएशन निकालते हैं, किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये खुद नहीं रहते, डिक्रीज होते जाते। क्लियर? अगला पार्ट आ रहा है और वो इससे रिलेटेड भी है। तो कह रहे कार्बन 14 डिक्रीज हो रहा है। अब यहां ना कोई वजह थी जो मैं कह रहा था कि बहुत कम बच्चों को लगेगा ये। कहता है सैंपल ऑफ वुड कंटेन्स कार्बन 14 टू कार्बन 12। अब रेशियो ये है, कहता है एक उसे वुड का सैंपल मिला, उसमें कार्बन 14 अब इतना है और कार्बन 12 इतना है।
बेटा आप एक बात नोट करें, ऊपर तो उसने बताया था रेशियो तो इतनी थी कि ये कार्बन 14 है और ये कार्बन 12 है। तो अब अगर आप देखो तो कार्बन 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। नहीं, ये गलत है। वो तो उसने बताया कि कार्बन रहते हैं, तो बोला उसने एक्चुअल में कार्बन 14 12 रिमेन्स फिक्स। तो यहाँ तो रेशो में वो 4 टाइम्स ज्यादा होने का मतलब ये 4 टाइम्स कम हो गया। देखो बेटा, दो दोस्तों के पास ना इक्वल अमाउंट पैसे थे, तो अभी ना इक्वल अमाउंट है, थोड़ी देर के बाद उनसे ठीक हो गया, एक बार सबसे ज्यादा दूसरे से। उसका मतलब क्या है कि या तो दूसरे के पैसे ज्यादा हो गए, पहले के पैसे कम हो गए, दूसरे चाहे ना भी ज्यादा हुए हो तो वो अब गरीबी हो गए जिसके पैसे कम हो, राइट। तो एक्चुअल में कार्बन 12 रिमेन्स फिक्स सेम, चेंज तो होते ही सिर्फ 14 है। तो अब अगर आप और कंपैरिजन करें, ये बस 1 की जगह 4 टाइम, इसका मतलब कार्बन 12 4 टाइम ज्यादा नहीं हुआ, इनफैक्ट कार्बन 14 4 टाइम कम हो गया। और कब कम होता है? हर हाफ लाइफ के बाद वो हाफ हो जाता है। आपका मतलब उसे डिवाइड करना कम। इसका मतलब ये है कि ये 2 मरतबा कम हुआ है, और 2 मरतबा कम होने का मतलब 2 मरतबा हाफ हुआ है, और हाफ होता है हाफ लाइफ में। तो इस टाइम में 2 हाफ लाइफ आई है, इसमें 2 मरतबा हाफ हुआ है। तो हमने ईयर्स बताने हैं, तो एक हाफ लाइफ में कितने ईयर्स होते हैं? 5700 ईयर्स। तो 2 हाफ लाइफ में कितना होगा? तो बेटा दिस वाज द जेन्युइन जेम ऑफ अ क्वेश्चन, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटा जब वो कहता है कि कार्बन 12 की रेशियो पहले इतनी थी 14 के साथ, अब 12 और 14 में रेशियो ये हो गई, तो देखने में आपको लग रहा है कि कार्बन 12 4 टाइम्स ज्यादा हो गया है। लेकिन बेटा उसने खुद भी ऊपर बताया, और हमने भी खुद से लगता है जो स्टेबल है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो इतना ही रहेगा। तो एक्चुअली 4 टाइम ज्यादा ये नहीं हुआ, ये 4 टाइम कम हो गया है। कम क्यों? कब होता है 4 टाइम? हर हाफ लाइफ के बाद वो हाफ हो जाता है, यानी उससे डिवाइड का मतलब टाइम्स कम। तो 4 टाइम कम होने का मतलब 2 मरतबा हाफ लाइफ आई होगी, 2 मरतबा हाफ हुआ होगा। तो बेटा 4 टाइम कम होने का मतलब 1/4 होता है। तो 1/4 क्या होता है? एक शुरू में फ्रैक्शन 1 होती है, एक हाफ लाइफ के बाद हाफ हो जाता है, एक और हाफ लाइफ के बाद हाफ होकर 1/4 बच जाता है। तो इसका मतलब 2 हाफ लाइफ का टाइम लगा। अब हमने वो ईयर्स में उतारा, तो एक हाफ लाइफ होती 5700 ईयर्स, तो 2 हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर? ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं अदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैव डिफरेंट हाफ लाइफ, सजेस्ट अ यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद हाफ लाइफ ऑफ 1 आवर। देखो बेटा, ये 1 आवर ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है, तो ये कहाँ यूज हो सकती है? तो न्यूक्लियर मेडिसिन, ये हम समझते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी एटम बम या डिस्ट्रक्टिव ही काम आती है, नहीं। इसके तो इसके डिस्ट्रक्टिव यूसेज से बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह सबको बुरे वक्त से बचाए। सम टाइम यू मे हियर इन फ्यूचर कि कुछ पेशेंट्स को मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर कहता है कि ये अकेले बैठे, क्योंकि उनकी बॉडी से रेडिएशन निकलेगी जो सराउंडिंग लोगों के लिए खतरनाक। और इसलिए वो, क्योंकि पेशेंट के लिए भी तो खतरनाक होगी ना, उसकी बॉडी से निकली, उसके उसके तो अंदर चलेगी ये मेडिसिन से, तो वो हाफ लाइफ ना बहुत लंबी नहीं होनी, बहुत छोटी भी नहीं होनी, क्योंकि उसको ब्लड में जाने में कुछ टाइम लगता है। जैसे जो भी हम खाते हैं डाइजेस्ट करते हैं, वो हमारे ब्लड में जाता है, लेकिन उसको डाइजेस्ट होने में कुछ मिनट लगते हैं। तो इसी तरह बेटा उसको भी कुछ मिनट लगेंगे, तो हाफ लाइफ मिनट से थोड़ी ऊपर हो और डेज से कम हो, आवर्स में हो।
तो ये मेडिसिन, और इसकी रीजन ये है, एक्सप्लेनेशन है कि ये हाफ लाइफ 1 आवर की होगी, तो इट विल डिक्रीज या बिकम्स negligible आफ्टर फ्यू आवर्स, विद इन डेज। अगर 10 मिनट्स में होता ना, तो देखो बेटा मेडिसिन को, जैसे आपको टेबलेट या खाते हो तो कुछ देर के में कुछ मिनट लगते हैं, तो अगर उसकी मिनट्स में हाफ लाइफ होती ना, जल्दी कम होकर ना, उसने इतना कम रह जाना था कि एक तो हम मेडिसिन दे पेशेंट को रहे हैं, उसका काउंट रेट पहले ही कम होता है। क्यों? क्योंकि हैवी डोज दे रही है तो सीधे एटम बम वाली बंदे को मार रही है एक किस्म का, तो उसको पहले ही कम दे रहे हैं कि वो इतनी सवियर ना हो कि जो बॉडी को डैमेज करे, राइट। और आप लोग उसको और जो है वो कम मिनट में दे रहे हो, पहले ही कम है, तो अगर मिनट्स का हाफ लाइफ होगी तो मिनट्स में, विद इन मिनट्स वो इतनी कम हो जाएगी कि वो जो सी होती है वो निग्लिजिबल, यानी काउंट ही नहीं होगी, उसका पता ही नहीं चलेगा, डिटेक्ट ही नहीं होगी। काफी ज्यादा होने का मतलब हाफ लाइफ वो इंडस्ट्री में यूज होती है, जहां हम चाहते हैं ये जो आपके टेट्रा पैक वगैरह जूसेस हैं, भाई डेली में बोतल नजर आती है कि ये लिक्विड इतना बना, जूसेस पैक आता है, मिल्क पैक जो टेट्रा पैक बने उनमें नजर आता है, उनमें कैसे पता चलता है? तो वो भी रेडिएशन पास करके करते हैं, तो उसमें अगर रेडिएशन लिक्विड लेवल से कम होगा, खाली मिलेगी, यानी समझो ये है, तो हमने यहाँ तक फिल करना है। तो यहाँ हमने सोर्स ऑफ रेडिएशन रखना है और सामने उसका डिटेक्टर, ठीक है। तो जब वो लिक्विड में से गुजरेगी, तो थोड़ी सी जितना मटेरियल में से गुजरती है उसकी पावर कम होती जाती है। अगर लिक्विड इतना फिल हुआ हुआ है तो फिर ब्लैंक स्पेस मिलेगी, रीडिंग एकदम ज्यादा आ जाएगी, वो पता चल जाएगा कि ये खाली थी या इस लेवल से ऊपर है। तो जिस लेवल तक चेक करना है उस लेवल तक हम वो सोर्स रख देते हैं, राइट। तो ये इंडस्ट्री में क्योंकि हमें बड़े लंबे टाइम तक चाहिए होते हैं, तो यहाँ हम यूज करते हैं लॉन्ग हाफ लाइफ, मेडिसिन में शॉर्ट हाफ लाइफ यूज करते हैं, राइट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा। ये 3 क्वेश्चन मैं अपनी पसंद के करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कोई आपको इश्यू है या क्वेश्चन करवाना है आप लोग। इसके अलावा मैंने कल एक एलजीएस का क्वेश्चन चेक किया स्पेस फिजिक्स का, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, उसका लेवल ही कोई और था। तो मेरे पास वो शॉर्ट फॉर्म में मे भी मिल जाए कभी, आई विल शेयर विद यू। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ वन प्लैनेट दैट हैज एन ऑर्बिट फर्दर अवे फ्रॉम सन देन वीनस। वीनस के बाद अर्थ भी है, मार्स भी है, जुपिटर भी है, यूरेनस, सारे कोई भी नाम दे दी। स्टेट द नेम ऑफ वन प्लैनेट दैट हैज ऑर्बिट क्लोजर टू द सन देन वीनस। वो एक ही है, वीनस से पहले वाला मर्करी। Venus has an average radius. Average distance from the sun behaves like radius. Orbital period, time period, Earth days में है, ये याद रखना। Calculate average orbital speed. बेटा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, लेकिन अगर कोई चीज घूम रही है तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, और पूरे राउंड के टाइम को कैपिटल टी टाइम पीरियड कहते हैं। आंसर हमें चाहिए मीटर पर सेकंड। तो बेटा टू कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू इज गिवन इन मीटर्स। अब टाइम तो हमें ये है 220 डेज है, हमें सेकंड में चाहिए आंसर मीटर पर। तो 220 ईच डे, दे आर 24 आवर्स एंड ईच आवर इज 3600 सेकेंड। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट, स्टेट द रिलेशनशिप। क्लियर हो जाता है ये पॉइंट? Take the relationship between orbital speed of planets and their distances from the sun. देखो बेटा, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, सन सेंटर पे नहीं है, थोड़ा साइड पर है। तो जो जो प्लैनेट सन के करीब आता है
उसका डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा, स्पीड इंक्रीज होती, इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक तो काइनेटिक डिक्रीज। और फिर जब वो दूर जा रहा होता है, डिस्टेंस इंक्रीज करता है, स्पीड कम, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑपोजिट होती है काइनेटिक एनर्जी। जब स्पीड कम होगी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, ग्रेविटेशन इंक्रीज। आपने अभी यहाँ स्पीड का ही बताना था, तो आपको क्या रिलेशन बताना है कि इट्स ऑर्बिटल स्पीड इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। एक मार्क है। फिर कह रहे हैं comets are balls of ice and dust, some comets orbit the sun, state the speed of comet changes as it orbit the sun। वैसे ही है, लेकिन वो कह रहा है explain your answer using ideas about conservation of energy। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहे हैं, एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है, यानी एक इंक्रीज दूसरी डिक्रीज, तो वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो उसमें हम क्या हो गए, एज कॉमेट ऑर्बिट्स, तो व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज शॉर्ट क्लोजर, then its speed will be faster, higher. Why? It will gain kinetic energy and loses gravitational energy। और opposite, जब ये मूव करेगा, as it moves away from, farther from sun, तो सब कुछ उल्टा कर दो, स्पीड डिक्रीज होगी, क्यों, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती, लूज हो जाती, और ग्रेविटी क्यों कम हो रही है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही हो, राइट, क्लियर। ओके बेटा, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए हैं। पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है किसी पार्ट में जो नहीं समझ आया, वो पूछिएगा। जी सर ये बोलिए लास्ट बेटा। पार्ट दोबारा समझा देंगे? ये कॉमेट वाला, जी जी सर। बेटा कॉमेट का जो पाथ होता है वो बहुत एलिप्टिकल होता है, इसकी डेफिनेशन ही यही है। यानी प्लेनेट का होता है ना, तो इसका प्लेनेट से भी ज्यादा एलिप्टिकल होता है। तो एलिप्टिकल होने से क्या होता है कि जो वो कहीं करीब होगा कहीं दूर, जो करीब हो रहा है तो स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही होती, और जब दूर जाता तो स्पीड डिक्रीज हो रही होती। राइट बेटा जी, क्लियर। जी सर समझ आ गई। जी, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल करीब आ रहा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। सर और एक सम और मेरा स्टूडेंट, सवाल है। एक और कोई पार्ट भी हो सकता है कि जो स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रही होती है, तो वो मेल्ट भी हो रहा होता है। ये जो कॉमेट्स होते हैं ना, इनकी टेल भी बन जाती होती है। द हीट इज गोइंग टू मेल्ट इट, some energy is converted into some part of gravitation potential energy that is getting closer is converting into kinetic energy plus into the heat to melt it down, right बेटा। फिर तेल जी वो सर उड़ जाती, समझ आ निकल गई। जाती कहीं। जी बेटा जी, यू हैड अ क्वेश्चन। जी सर मेरा सवाल ये है कि जब वो सर वो जब वो दूर जाती है, वो सन से जा रही होती है दूर, तो इसलिए स्पीड डिक्रीज होती है क्योंकि वो अगेंस्ट जा रही होती है उसकी ग्रेविटी के, तो वो yes, ऑपोजिट फोर्स और लगती है। ग्रेविटी के अगेंस्ट आते तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती, राइट, जी सर। क्लियर। सर एक और सवाल ये है कि वो जी 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 सर बोलिए। एक और सवाल ये है कि जब वो पहले सवाल के अंदर वो जो कॉइल वाला है उसके अंदर हम वो ऑल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी हाई कर दें तो ईएमएफ ज्यादा हो जाएगी। जी, फ्रीक्वेंसी कर दे सर ज्यादा तो क्या हो जाएगा, सर ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी, वेरी राइट, सही कहा आपने। क्योंकि फ्लक्स का ज्यादा फास्ट चेंज होगा, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है ना हाउ फास्ट समथिंग हैपेंस, तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली करंट चेंज होगा तो उसको कहते हैं रेट हाई हो जाएगा, राइट, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस, वेरी राइट, आपने सही पॉइंट कहा, लेकिन ये पूछा नहीं है उसने,
ठीक है, लेकिन योर पॉइंट इज वैलिड। और कोई क्वेश्चन? ओके, अच्छा बेटा जी, अब नाउ वी मूव टू द बैक साइड। कोई क्वेश्चन? ये इलेक्ट्रिसिटी वाला ही कर लें, इफ यू अलाउ। वॉशिंग मशीन एज इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक हीटर। ये मोटर की सिंबल है और ये हीटर की है। सिंबल बेटा याद होनी चाहिए, ठीक है। जी, तो मोटर का एम होता है सिंबल, ये सिंबल याद होनी चाहिए। ये किसकी सिंबल है? ये हीटर की है। द हीटर हैज अ रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ of power supply is 230. State the meaning of EMF, electromotive force. Work done in moving a unit charge throughout the circuit. Right? State the potential difference across the heater. Heater को कितना मिलेगा? देखो बेटा, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है, जितना इसका उतना इसको, उतना इसको मिल रहा है, यानी इसको भी 230 ही मिलेगा। कैलकुलेट द करंट इन द हीटर। हीटर की रेजिस्टेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है, ठीक है। तो बेटा V गिवन है और करंट फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो वहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू, तो V है 230 और रेजिस्टेंस उसकी 25 है। नाउ यू कैन सोल्व इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। ये 9.2 हो सकता है आज इन एम्पियर। जी सर 9.2 यूनिट नहीं भूल ली। ये कह रहा है करंट इन द मोटर इज 1.6 एम्पियर, डिटरमाइन द रीडिंग एमीटर। देखो बेटा, मोटर इसको हीटर को करंट मिल रहा है 9.2 एम्पियर और मोटर को मिल रहा है 1.6। ये दोनों यहाँ आकर कंबाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो जो एमीटर को रीडिंग मिलेगी वो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इट विल बी 10.8। तो उनके करंट्स ऑफ थ्रू हीटर एंड मोटर, सॉरी फॉर राइटिंग, आर एट, ठीक है बेटा। तो आपने देखा वो जो आखिरी 3 क्वेश्चन नहीं था, है ना। और कोई क्वेश्चन बेटा? ये वाला कर लेते हैं। A student का violin goes into a large room. Suppose सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही अभी आ रही है जी, थोड़ी थोड़ी। A student plays the violin near the doorway to a large room. Shows a young teacher standing where he can hear the sound but cannot see the student. यानी देख नहीं सकता। State the way that allows young teacher to hear the sound. Any idea? सर डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या बताती है? कि किसी भी होल से गुजरने के बाद साउंड फैल जाती है, राइट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साइन, साउंड ऑफ वेवलेंथ एंड स्पीड। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? v ओवर लैम्डा, यानी 340 डिवाइडेड बाय 0.75। डोंट फॉरगेट द यूनिट विल बी इन हर्ट्ज। वो कैलकुलेटर से कर लेंगे। A violin produce sound in frequency from this to this. The width of the open doorway is this. Explain why the young teacher hears the frequency clearly but finds a frequency of much harder to hear. बेटा ये टेक्निकल पार्ट था, ये हर किसी को समझ भी नहीं आता। दिस पार्ट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। वो क्या है बेटा जी? पहले कोई फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इसका आंसर मुझे बताएंगे आप? इसके आंसर पे डिपेंड करते हैं। सर 453.3। इसका क्या दोबारा बताना? सर 453.3। 453 कर लिया। डोंट फॉरगेट द यूनिट। लेकिन बेटा ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी अब,
तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और वेवलेंथ विल बी शॉर्टर। तो बेटा वो जो डोर गैप है वो तो उतना ही है। तो एक बात नोट करना, जो गैप है स्लिट का, दैट शुड बी इक्वल टू और स्मॉलर देन वेवलेंथ। तो यहाँ वेवलेंथ कम, यानी इसको कम होना चाहिए और इसको ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब कि दिस हाई फ्रीक्वेंसी will have very small wavelength, so it diffracts less, there will be less diffraction। इसका मतलब वेव का जो स्प्रेड है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, राइट। नेक्स्ट, a plane with, बेटा दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, लेट मी टेल यू कि कुछ हर क्वेश्चन को कोई पार्ट ऐसा होता है या पेपर में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो टेक्निकल है, इसमें ये था। और मुझे स्टिल डाउट है कि कुछ बच्चों को अल्लाह करे समझ आ गया हो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Mirror is placed at point so that the teacher can see the patient. Students would draw a light ray from the violin to X and from X to the teacher. Draw a label mirror and add an arrow to rays to show the teacher sees how the teacher sees the student. Use a ruler and sharp pencil, यानी मैयड होना चाहिए। बेटा यहाँ पर वो मिरर रखेगा, तो ये मिरर है। अच्छा, ये एक्स पर वैसे डॉट मेरे पर तो आगे नहीं होगा। ठीक हो गया। अब उससे जो रेज आएंगी वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर उसके आइज तक जाएंगी, राइट। और ये, और फिर उसको वो कहाँ नजर आएगा, जितना ये ऑब्जेक्ट है और उस जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है ना, बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस सामने उसको यहाँ पर उसका इमेज नजर आए। ठीक है, क्लियर बेटा जी, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलरली सामने। अच्छा, यहाँ परपेंडिकुलरली के साथ आपको मेरा थोड़ा सा क्योंकि मिरर भी टेढ़ा बना हुआ है, तो बिल्कुल सीधा भी बना सकते हैं कि इस तरह बिल्कुल सीधा है और बिल्कुल यहाँ नजर आए। मैंने थोड़ा इधर बना दिया, बोथ कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है बेटा, राइट। ये क्लियर रहेगा। अच्छा, अगर इसको टेक्निकली करें ना तो 1 मिनट के लिए ठहर जाना। ये रे आ रही है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ इंक्रीज करते इक्वल डिस्टेंस, यहाँ इमेज बनेगा। बिल्कुल जो ये रिफ्लेक्टेड रे उसके पास जा रही है ना, उसको पीछे हमने इंक्रीज कर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये सीधी होगी सर ना। ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा देंगे? बेटा जी, जो भी रे आ रही है उस तक, फ्रॉम द स्टूडेंट टू द टीचर, आपने उसी रे को पीछे की तरफ इंक्रीज करना होता है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मींस लेट्स से ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये उसी को पीछे इक्वल डिस्टेंस तक ले जाए, देयर विल बी द इमेज। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे लेके जाए, इंसिडेंट रे को। रिफ्लेक्टेड रे को, रिफ्लेक्टेड रे। सर ये जो स्टूडेंट है, ये जो रे ये टीचर की तरफ भेज रहे हैं, तो एक्स पॉइंट पे नहीं आएगा? यानी आप कह रहे हो रे एक्स पॉइंट पे बनाए, हाँ जी, मैं स्टेटमेंट कह में रहा हूँ देख रे एक्स पॉइंट पे नहीं बनेगी। टीचर ड्रॉ अ लाइट रे फ्रॉम द वॉयलेंट टू द पॉइंट एक्स। हाँ भी ठीक कह रहा है, एक्स तक ड्रॉ करना। ठीक है, यू आर राइट। तो मैं स्टेटमेंट बस जल्दी में पढ़ लेता हूं कि ये हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होकर टीचर तक जा रही है। उसकी रिस्पेक्ट से जो रे टीचर की तरफ जा रही होती है ना रिफ्लेक्टेड, आपने उसको पीछे इंक्रीज करना है।
बाय इक्वल डिस्टेंस, तो वहां उसका इमेज आप बना दें। राइट बेटा जी, अब मेरे से डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। क्लियर हो जाएगा? ओके बेटा जी, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली दिस वाज अ यूजफुल क्लास। अगर किसी ने वो पहले 3 क्वेश्चन किए, किसी ने वो मिस किए, तो दे रियली मिस समथिंग। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे, शायद वर यू एबल टू अंडरस्टैंड